Good afternoon, class. Now we are covering the topic single phase rectifier control. यहाँ पर कंट्रोल्ड का ये मतलब है, अभी तक हम जो भी रेक्टिफिकेशन कर रहे थे, रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कन्वर्जन AC टू DC, इसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और अभी तक हम जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे थे, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हम यूज कर रहे थे, वो थी डायोड। डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। तो अभी तक हमने इससे देखा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ अ डायोड। पहले एक बार डायोड का देख लेते हैं कि डायोड रेक्टिफिकेशन कैसे करता है। डायोड की रेक्टिफिकेशन देखने के बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल क्या होता है। ये मेरा एक AC वोल्टेज सोर्स है जिसका मैंने नोटेशन दे दिया VS। मैंने यहां पर एक डायोड कनेक्ट कर दिया और मेरा यहां पर एक लोड आ गया R। प्योरली रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टेंस हमेशा आसानी के लिए हम लेते हैं कि रेजिस्टिव लोड है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में रहता है, इसलिए हम हमेशा रेजिस्टिव लोड को लेते हैं फॉर द वे ऑफ सिंप्लिसिटी, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो VS क्या है मेरा? VS है मेरा VM sin ओमेगा t। ये मेरा सोर्स वोल्टेज है। सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी है देखिए, ओमेगा टी एक्सिस, सोर्स वोल्टेज VS, और ये इसकी पीक वैल्यू हो गई VM। ये माइनस की पीक वैल्यू माइनस VM। इसके अंदर करंट फ्लो होगा I नॉट ले लेते हैं करंट कि भाई आउटपुट करंट मिलेगा। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ डायोड अब क्या होता है, जब मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर आप देखेंगे कि डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है। इसका मतलब डायोड इस टाइम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है और ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट को अपने थ्रू फ्लो होने देगा। करंट के पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा। जो भी छोटा बहुत, अगर सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जर्मेनियम का डायोड है तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो मिनिमम वोल्टेज है। इसका हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे, हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ने क्लोज स्विच की तरह बिहेव करा और इसने कंडक्शन स्टार्ट करवा दिया। ये है मेरी V0 आउटपुट वोल्टेज जो मुझे मिल रही है। नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस होते ही ये ओपन सर्किट और फ्लो को रोक देगा। फ्लो को इसने रोक दिया। नेक्स्ट यही सिमिलरली अगली उसके लिए आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये प्योर DC तो नहीं बनी, लेकिन DC की एक जो क्वालिटी होती है उसको फुलफिल कर रही है कि ये सिर्फ अब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि सिर्फ एक पॉजिटिव साइकिल में ही फ्लो कर रही है, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही। इसे हम बोलते हैं हाफ वेव पल्सेटिंग DC। हाफ वेव पल्सेटिंग DC। अब मुझे करंट निकालना है, तो हम जानते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो हम ओम्स लॉ की तरफ जाते हैं। एक बार ओम्स लॉ बहुत बेसिक लॉ है जो हमें क्या बोलता है कि all the physical conditions like temperature and pressure must be constant. The current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage or potential difference. देखिए V equals to IR, और in case of AC V equals to IZ। तो यहां से I की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरे पास? V upon Z।
और यहां पर z क्या है मेरे पास, यहां पर z है सिर्फ r। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा मेरा I नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। हम जब इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ वी नॉट से थोड़ा सा कम दिखाएंगे, जिससे कि पता चल जाएगा ये करंट है। तो ये आ गया मेरा आई नॉट और ये हुआ वी नॉट अपॉन आर। ये है मेरा सिंपल डायोड के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन इसमें मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, इसमें कोई कंट्रोलिंग मेरे पास स्विच है ही नहीं। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो फ्लो कराएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो रोक देगा। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल क्या चीज है। ये कंट्रोल वर्ड क्यों है? कंट्रोल वर्ड आया है क्योंकि अब हमारे पास एक कंट्रोलिंग स्विच भी आ जाएगा, और कंट्रोलिंग स्विच क्या आएगा, डायोड की जगह थायरिस्टर। देखिए क्या होता है थायरिस्टर। जहां हम डायोड यूज कर रहे थे वहां हम थायरिस्टर यूज करेंगे। पहले मैं आपको थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं। ये मेरा थायरिस्टर होता है, एनोड, कैथोड और गेट। ये जब हम इस पे पॉजिटिव लगाएंगे और यहां नेगेटिव लगाएंगे तो ये हमेशा फॉरवर्ड मोड में आ गया। लेकिन फॉरवर्ड मोड में तो आया, ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि थायरिस्टर के अंदर 3 जंक्शंस होती हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो पहली और तीसरी जंक्शन होती है वो तो फॉरवर्ड बायस होती है, लेकिन जो सेकंड मिडिल वन होती है वो रिवर्स बायस होती है। तो जब तक मैं गेट पल्स नहीं दूंगा मेरा थायरिस्टर कंडक्ट ही नहीं करेगा। और गेट पल्स क्या होती है? गेट पल्स कुछ नहीं होता, सिंपल मुझे गेट करंट देना होता है। जब मैं एक ऑप्टिमम लेवल तक गेट करंट दे दूंगा तो मेरा थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। तो अभी इसमें है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और गेट पल्स देते ही ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और अपने थ्रू कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। देखते हैं कैसे इसकी वेव फॉर्म बनती है। प्योर रेजिस्टिव लोड ले रहा हूं मैं, यहां पर भी थायरिस्टर बना दिया, गेट, यहां पर मैं गेट करंट दूंगा IG, यहां पर प्योर रेजिस्टिव लोड लिया है R, VS सोर्स वोल्टेज वही रहेगी, VS इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा T। क्लियर? VS, ये मेरी सोर्स वोल्टेज आ गई, ओमेगा T एक्सिस, VM IG गेट करंट, जहां पर मैं पल्स दूंगा एक फायरिंग एंगल पे, और उस फायरिंग एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज आवर फायरिंग एंगल, जहां पर मैं अपनी गेट पल्स दूंगा। ये हो जाएगी मेरी V आउटपुट, जो मुझे इस लोड के क्रॉस मिलेगी। R लोड के क्रॉस जो मुझे मेरी वोल्टेज मिलेगी वो V नॉट होगी। हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। अब देखिए जैसे यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्ट करना चाहिए इसको, पर ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा कंडक्शन स्टार्ट? क्योंकि अगर मैं थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो फॉरवर्ड बायस रीजन में आप कैरेक्टरिस्टिक कुछ इसकी इस तरीके से देखेंगे। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये है गेट करंट IG0, IG1, IG2 करके। जैसे जैसे मैं गेट करंट दूंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती चली जाती है। मैं वोल्टेज लेवल बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट बढ़ेगा, और मैं नहीं चाहता ये ब्रेक। ये जो मेरा थायरिस्टर को फायरिंग का तरीका बिना गेट पल्स के, वो रिकमेंडेशन वाला तरीका नहीं है। वो रिकमेंडेड कभी भी नहीं होता कि मैं बिना गेट पल्स के थायरिस्टर को ऑन करूं। उससे क्या होता है, थायरिस्टर खराब होने का खतरा होता है। और थायरिस्टर थोड़ी महंगी डिवाइस है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एक बार खराब हो जाती है तो बेकार हो जाती है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, हम इसे हमेशा गेट पल्स से देंगे। तो मैं इसको एक अल्फा एंगल पे गेट पल्स देता हूं। एक अल्फा एंगल तक मैंने इसको गेट पल्स दी। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, क्लियर? देखिए जैसी मैंने यहां पर गेट पल्स दी
बिना गेट पल्स के 0 वोल्टेज, जैसे ही मैंने गेट पल्स दी ये इस कर्व को फॉलो करेगा और इस मैग्नीट्यूड पर मेरा कंट्रोल है। मैं चाहूं तो इस मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं, मैं अपने अल्फा एंगल को कम कर दूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, अल्फा एंगल को बढ़ा दूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कंट्रोल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फायरिंग एंगल अल्फा। यहां पर करंट क्या आया, करंट सेम फेज में रहेगा पर मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम रहेगा ऑब्वियसली। करंट को ड्रॉ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम खाली रेजिस्टेंस वाला केस देख रहे हैं, इसके बाद हम आरएल लोड देखेंगे तो इन केस ऑफ इंडक्टर हमेशा वोल्टेज लीड करती है करंट को, तो वहां पर इस वेव फॉर्म की थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। अब हमने ये तो बना दिया कि जब ये थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है उस टाइम मेरे पास क्या वोल्टेज आ रही है, लेकिन जिस टाइम डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, ओपन सर्किट बना देता हूं, मैं कहता हूं इस टाइम ये कंडक्ट नहीं कर रहा, कंडक्ट नहीं कर रहा तो करंट ही तो नहीं आएगा, वोल्टेज तो अपीयर होगी। तो इसकी क्या वोल्टेज अपीयर होगी वो आप देखें। क्लियर है? अब आप देखें जो वोल्टेज बच गई है, सोर्स वोल्टेज से जो वोल्टेज बच गई है वो यहां पर रिवर्स में अप्लाई हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। जो इसका मैक्सिमम आ रहा है उसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। और हम थायरिस्टर हमेशा पीक इनवर्स वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। अगर मेरी पीक इनवर्स वोल्टेज 10 वोल्ट है तो मैं थायरिस्टर हमेशा 10 वोल्ट से ज्यादा पीक इनवर्स वोल्टेज वाला लूंगा, तो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हमेशा 10 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए जिससे थायरिस्टर उसको कंपनसेट कर सके। ठीक है, तो मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज जो लेता हूं VBR, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो मैं लेता हूं हमेशा पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा लेता हूं। क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलिए हम निकालते हैं V आउटपुट एवरेज। V नॉट एवरेज क्या निकल के आएगा मेरा? एवरेज निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, जितने आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको आप बेस बना दीजिए और जितने उनके मार्क्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। सिंपल यही इसमें रहेगा। मुझे पूरी साइकिल के लिए निकालना है एवरेज, इसकी पूरी साइकिल के लिए निकालनी है, तो आपको बेस क्या दिख रहा है? 0 से लेके 2 पाई तक इसका बेस दिख गया, तो पहले बेस लगा देते हैं। बेस है 1/2 पाई। अब मुझे सिर्फ इस एरिया को निकालना है, इस एरिया को निकालना है। तो मेरा ये एरिया कहां से शुरू हुआ? 0 9 अल्फा से लेके पाई तक। कहां से कहां तक? अल्फा से पाई तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई? अल्फा से लेके पाई। और क्या है? Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्योंकि मैंने ओमेगा टी ही एक्सेस ली हुई है सर। क्लियर? चलिए इसमें से Vm बाहर ले लेते हैं, 2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो Vm/2 पाई माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा टू पाई। कॉस पाई होता है मेरा, कॉस पाई कितना होता है? -1, तो यहां पर आ जाएगा Vm/2 पाई माइनस का -1 फिर माइनस कॉस अल्फा। तो वैल्यू क्या आई? Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर? ये आई मेरी हाफ वेव रेक्टिफायर की वोल्टेज। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरी सोर्स वोल्टेज थी, सोर्स वोल्टेज के साथ ही मैंने गेट पल्स दी। गेट पल्स जहां पर दी उस अल्फा एंगल पे इसने कंडक्ट करना स्टार्ट करा, और कंडक्ट करने के बाद जैसे ही रिवर्स साइकिल आई, रिवर्स साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल आई, उसने कंडक्शन ऑफ कर दिया। सेम मेरा करंट ड्रॉ हुआ और ये मेरी हो गई इनवर्स वोल्टेज जो अप्लाई हो रही है जब ये थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है। ओके, यहां पर अल्फा है मेरा फायरिंग एंगल, Vm है मेरी मैक्सिमम जो पीक वोल्टेज आई है। अब मैं देखता हूं इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है। आरएमएस वैल्यू में निकालनी जरूरी है।
एक्चुअली आरएमएस वैल्यू की डेरिवेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको सीधा इसकी वैल्यू लिखवा देता हूं कि आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका बता देता हूं कि कैसे निकलती है, फिर मैं इसकी सीधा आपको वैल्यू बता दूंगा। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो भी मेरी एवरेज वैल्यू निकली है, पहले मैं उसको स्क्वायर कर लूंगा, फिर मैं उसका मीन ले लूंगा, फिर मैं उसको अंडर रूट में ले लूंगा। तो मेरी हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी वीआरएमएस मेरी आएगी निकल के वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज निकल के आएगी मेरी वीएम अपॉन 2 रूट पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा, और ये सब अंडर रूट में है तो इसको अंडर रूट में दिखाने की बजाय 1/2 कर देता हूं। आरएमएस करंट क्या हो जाएगा, आई आरएमएस वी आरएमएस अपॉन आर। पावर डिसिपेटेड इन आर लोड P equals to VRMS एंड IRMS मल्टीप्लाई में, जो आ गया मेरा VRMS का स्क्वायर अपॉन में R। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं TC से, वो आएगा पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड्स, वो आएगा पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड। इसमें इनपुट पावर फैक्टर जो आएगा मेरा, इनपुट पावर फैक्टर हमेशा आता है पावर डिलीवर्ड टू द लोड अपॉन इनपुट वीए। तो अगर मैं पावर फैक्टर निकालना चाहूं तो पावर फैक्टर मेरा आ जाएगा जो भी मैंने पावर डिलीवर करी है लोड पे और जो मेरा आउटपुट आया है। तो इनपुट पावर मेरी वीएस है और आउटपुट पे लोड कितना है, वी नॉट। बस ये था मेरा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो भी कंट्रोल्ड था।